Very good morning, class. Today I am going to discuss with you your first chapter of democratic politics, that is power sharing. First of all, you have to understand the meaning of power sharing. So पहले चैप्टर शुरू करने से पहले हम एक बार पिछली क्लास का थोड़ा सा छोटे छोटे टॉपिक्स जो आपने किए, जैसे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, हम उसके साथ इसको कोरिलेट करेंगे. सबसे पहले डेमोक्रेसी. पावर शेयरिंग का जो कंसेप्ट है वो डेमोक्रेसी से ही निकला है, क्योंकि पावर शेयरिंग मीन्स डिवीजन ऑफ पावर, कि हम पावर्स को कैसे डिवाइड करते हैं. अब इस चैप्टर में हम पावर शेयरिंग के इम्पोर्टेंस, पावर शेयरिंग पॉलिटिक्स में क्या रोल प्ले करता है और वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में क्या जगह रखता है, और यू कैन से व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. सो वी विल डिस्कस इन दिस chapter. Power sharing. The meaning of power sharing include three things. First is transfer of authority, transfer of responsibility, okay, and then transfer of accountability. जब भी हम ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हम जिसको भी पावर देंगे तो उसको एक अथॉरिटी भी देंगे, उसका पूरा हक बनता है कि वो डिसीजन ले सके. देन ट्रांसफ़र ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम करने की अथॉरिटी और फैसले लेने की अथॉरिटी के साथ उसके पास रिस्पॉन्सिबल भी वो होगा इस चीज़ के लिए कि जो भी उसने काम किया है वो चाहे गलत हो चाहे सही हो, उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल है. और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपना काम टाइम पर पूरा करे. नेक्स्ट इज़ योर ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है एबल टू आंसर, कि अगर कोई भी ऑफिसर है या किसी भी लेवल पे कोई भी पर्सन काम कर रहा है, हम पावर शेयरिंग में उसको जब पावर देंगे तो वो इस चीज़ के लिए अकाउंटेबल होगा कि वो काम अगर हुआ है तो कैसे हुआ, गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, ठीक हुआ तो कैसे ठीक हुआ, और उसको किस तरीके से किया गया. नेक्स्ट इज़ योर की पॉइंट्स. लेट्स डिस्कस अबाउट द की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. बेसिकली पावर शेयरिंग में हमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है. सबसे पहले जब भी हम पावर शेयरिंग की बात करेंगे, पावर शेयरिंग का मतलब होता है उसमें हमने लोगों की नॉलेज के अकॉर्डिंगली, लोगों की एबिलिटी के अकॉर्डिंगली उनको काम बांटना है. लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ योर स्कूल. ओके, साइंस टीचर ही साइंस पढ़ाएगा, ओके, मैथ्स टीचर ही मैथ्स पढ़ाएगा, हिंदी का टीचर ही हिंदी पढ़ा रहा है. दैट इज़ द डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ वर्क. एंड स्पेशलाइजेशन मीन्स कौन सा टीचर किस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड है. इक्वल डिवीजन ऑफ पावर. हर टीचर को क्लास में पढ़ाने, अपने तरीके से, अपने मेथड से पढ़ाने की पूरी फ्रीडम है. दिस इज़ द इक्वल डिवीजन ऑफ पावर. ये नहीं है कि एक को है और दूसरे को नहीं है. व्हेन वी टॉक अबाउट द डिवीजन ऑफ लेबर, आप इसको डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लगाओ तो ऐसे ही हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है और अदर मिनिस्टर्स हैं. पार्लियामेंट में जब हम यूनियन गवर्नमेंट का कंसेप्ट करते हैं, जब हम उसमें कैबिनेट बनाते हैं तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर्स ही हमारे हेल्थ इश्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. दैट इज़ डिवीजन ऑफ लेबर एंड वर्क. स्पेशलाइजेशन क्या होगी उनकी? जो फाइनेंस की मैटर्स देख रहा है वो फाइनेंशियल, यानी कि इकोनॉमी में बहुत अच्छा है, उसका इकोनॉमिक सब्जेक्ट बहुत अच्छा होगा. जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है आपके या हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनकी वो फील्ड बहुत अच्छी है. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ इक्वल डिवीजन ऑफ पावर. हर किसी को इक्वल लेवल पे काम किया है. हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ से रिलेटेड हर डिसीजन ले सकता है, वैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर भी फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड हर डिसीजन ले सकता है. इक्वल डिवीजन ऑफ पावर, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा पावर्स को डिवाइड करते हुए. नेक्स्ट, पहले हम ना एथनिक कंपोजिशन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपके साथ एक स्टोरी डिस्कस करूँगी जो इस चैप्टर की मेन की पॉइंट है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, हम अपनी सोसाइटी को बहुत ही डिफरेंट चीज़ों में बांटते हैं. डेमोक्रेसी में हमने एक लाइन पढ़ी थी, डेमोक्रेसी मीन्स देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, लैंग्वेज, कल्चर, रीजन, रिलीजन एंड लैंग्वेज. राइट, इन सब चीज़ों के बेसिस पे हमने उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है. राइट ना. तो जब हम डिवीजन ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं तो इसमें आपको दो स्टोरीज दी हैं. फर्स्ट है आपकी बेल्जियम की, दूसरी है श्रीलंका की. फर्स्ट हम बेल्जियम की करेंगे. बेल्जियम में वहाँ की
कंट्री को एथनिकली डिवाइड किया। चलो पहले हम इंडियन एथनिक कंपोजिशन समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टेट है, पंजाब स्टेट से बिलोंग करने वाले को हम क्या कहते हैं, पंजाबी, उसकी लैंग्वेज पंजाबी। वेस्ट बंगाल से बंगाल करने वाले को बंगाली और उसकी लैंग्वेज क्या है, बंगाली। तमिलनाडु वाले को हम कहते हैं तमिलियन, ठीक है। ब्रिटेन का ब्रिटिशर। एथनिक कंपोजिशन आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। रिलीजन के बेसिस पे जैसे सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जोडिस्टिक एंड सो ऑन, जितने भी हमारे रिलीजन है, तो दिस इज द एथनिक कंपोजिशन। एथनिक मीन्स डिवीजन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, कलर, कल्चर, रिलीजन, region, culture, language and so on, right? And their caste and community also. Now let's start the story of Belgium. देखो बेटा, बेल्जियम जो है उसकी थोड़ी सी आपने इंट्रोडक्शन समझनी है। बेल्जियम यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है। उसके साथ फ्रांस का, नीदरलैंड, जर्मनी और लुक्सेमबर्ग का बॉर्डर टच होता है, ठीक है। और वहाँ की जो कैपिटल है, वहाँ की कैपिटल है ब्रुसेल। अब एथनिक कंपोजिशन क्या है, वहाँ पे 3 तरह के लोग रहते हैं। पहले फ्रेंच, दूसरे डच, तीसरे जर्मन। जो फ्रेंच लोग हैं उनकी रेशो है 40%, जो डच पीपल हैं उनकी रेशो है, उनकी परसेंटेज है 59%, और जो जर्मन है वो है 1%। ऑब्वियसली फ्रेंच वाला फ्रेंच बोलेगा, डच वाला अपनी लैंग्वेज बोलेगा और जर्मन वाला अपनी लैंग्वेज बोलेगा, ठीक है। तो वहाँ की जो कंट्री थी बेल्जियम ने अपनी सोसाइटी को उनकी लैंग्वेज और उनके कल्चर और स्टेट के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। और ये आपको कंपोजिशन दी हुई है यहाँ पे कि इतने परसेंट ये लोग थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने पंजाब में सर्वे करते हो या अपनी सोसाइटी का सर्वे कर रहे हो, अपनी गली का, तो आप उसमें एथनिक कंपोजिशन में ऐसे लिख सकते हो कि हमारी सोसाइटी में 40% मुस्लिम लोग रह रहे हैं, 20% हिंदू रह रहे हैं, है ना। और हमारी सोसाइटी में 40% क्या रह रहे हैं, सिख कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं। तो ऐसे ही वहाँ का एथनिक कंपोजिशन है, वहाँ का डाटा है कि वहाँ पे 40% पॉपुलेशन फ्रेंच थी, 59% डच थी और 1% हमारी जर्मन। अब इसमें सोशल स्टेटस पढ़ते हैं थोड़ा सा हम एथनिक ग्रुप्स का, फ्रेंच, डच और जर्मन। बेटा जो फ्रेंच वाले थे ना लोग, वो मिनॉरिटी ग्रुप था। मिनॉरिटी मीन्स उनकी पॉपुलेशन कम थी बेल्जियम में और उनको एजुकेशन के सारे बेनिफिट मिल रहे थे और वो फाइनेंशियली बहुत पावरफुल थे, यानी कि वो बहुत अमीर थे। उनका सोशल स्टेटस ये, बहुत अमीर लोग थे, बहुत पावरफुल थे और बहुत पैसे वाले थे। और जो उनकी लैंग्वेज थी वो थी फ्रेंच। नेक्स्ट सेकंड जो थे वो थे आपके डच लोग जो थे वो मेजॉरिटी में हाई पॉपुलेटेड थे। मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया कि वहाँ पर 49% लोग कौन से थे आपके, 59% लोग कौन से थे आपके, डच स्पीकिंग। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं डच लोगों की, तो वो पॉपुलेशन में हाई है, पर वहाँ के डच स्पीकिंग लोगों को और जर्मन को ना ही बेनिफिट ऑफ एजुकेशन दिया जा रहा था, ना ही उनकी कोई अच्छी प्लेस थी और गवर्नमेंट उनको अपनी कंट्री का पार्ट भी नहीं समझती थी। उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। उसका एक रीज़न था, वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी, वहाँ की गवर्नमेंट को ये लगता था कि जो फ्रेंच लोग हैं वो तो बहुत ही रिच है, बहुत ही पावरफुल है, तो गवर्नमेंट को जो टैक्सेस हैं वो ज़्यादा इनकम करते हैं, इनकम सोर्सेज उनके अच्छे, ज़्यादा अमीर हैं, तो सारा पैसा वही कमा रहे थे। तो उनको था कि हमें इन लोगों से फ़ायदा है जो फ्रेंच हैं, कल को गवर्नमेंट की ये पैसों के मामले में भी हेल्प कर सकते हैं, प्लस ये टैक्सेस पे करते हैं, कंट्री को चला रहे हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं। जो डच लोग हैं वो तो हमारे ऊपर एक तरह से लायबिलिटी है, क्योंकि वो इतने अमीर भी नहीं हैं, ऊपर से वो टैक्सेशन में भी कोई पार्ट नहीं रोल प्ले कर रहे हैं हमारा अपना, और उनके पास कुछ भी नहीं है, और ऊपर से वो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो उनको ज़्यादा बेनिफिट देने की ज़रूरत नहीं है। जो अमीर हैं और जिनके जो फ्रेंच लोग हैं वो ज़्यादा अमीर हैं, और उनके बच्चों को ही ज़्यादा आगे लेके आओ, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारी कंट्री चल रही है। सो दिस इज़ द सोशल स्टेटस ऑफ एथनिक ग्रुप्स ऑफ बेल्जियम। ओके, तो आपको इस फर्स्ट पार्ट में मैं आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन देके जा रही हूँ, और इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट उस पर कॉन्टिन्यू